दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड फॉरेस्टर 10th क्लास पढ़ेंगे। आपको आपको पता ही है हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में वीडियो देखकर आप करते ही नहीं लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। और शेयर भी कर देना वीडियो को। तो दोस्तों हम 9th क्लास तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे 10th क्लास। इसमें हम देखेंगे पेनोरोकेमिया, ठीक है, पुष्पोद्भिद, वो वाले जिसमें पुष्प होते हैं, जिसमें पुष्प होते हैं। अब तक हमने कौन से देखे थे? जिनमें पुष्प नहीं होते। अब हम देखेंगे जिनमें पुष्प होते हैं हमारे। तो पेनोरोकेमिया में फर्स्ट पॉइंट है हमारा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें पौधे वृक्ष झाड़ी के रूप में होते हैं। जो पौधे होते हैं वो वृक्ष और झाड़ी के रूप में होते हैं, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। जीरोफाइटिक भी बोलते हैं हम किसको? जिम्नोस्पर्म को ही। क्वेश्चन आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म को दूसरा नाम क्या है, तो जीरोफाइटिक है इसका नाम, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं हम कि ये काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। मतलब जिस तरह से आपने पेड़ देखा होगा सेम ऐसे ही रहता है और बहुत वर्षों तक जीता है। आपने कोई पेड़ लगा हो अगर, तो काफी सालों तक जी जाता है, हमसे भी ज्यादा साल तक वो जी जाता है पेड़। तीसरा, परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। जो परागण की क्रिया होती है पुष्पों में, पुष्प जो उगते हैं होते हैं, मतलब फूल जो होते हैं वो परागण की क्रिया से ही होते हैं। तो जो परागण की इसमें क्रिया होती है वो वायु द्वारा होती है, ना कि मधुमक्खियों द्वारा। वायु द्वारा होती है इसमें। चौथा है सिकोया सेम्पर वीरेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसको इंपॉर्टेंट करके ही लिखना। सिकोया सेम्पर, इस ये जो जिम्नोस्पर्म जो जगत है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म जो किंगडम है उसमें सिकोया सेम्परवेन सबसे ऊंचा पौधा होता है, सबसे लंबा पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। 120 मीटर मीटर लिख लेना के, ठीक है, 120 मीटर तक होती है। उसके बाद इसी को दूसरा नाम क्या है? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ध्यान देना, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया इसका दूसरा नाम है। उसके बाद आते हैं, हमने अभी तो कर ली सबसे बड़े की, अब करेंगे सबसे छोटे। इतने छोटे थे पिद्दी, आपने सुना होगा पिद्दी या पिग। आपने मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार उसे पिद्दी बोलता है, तो वो इसी से याद रखना है हमें, पिग्मिया, ठीक है। जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया इस जगत का, जिम्नोस्पर्म किंगडम का सबसे छोटा पौधा है पिग्मी। और कुछ जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं इस वाले वर्ग में। वो कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे। अब हम इनमें एक का नाम और है, मतलब एक का नाम देखेंगे इसका, जिंगो बाइलोवा का, ठीक है। इसमें से जिंगो बाइलोवा नाम देखेंगे। मैडन हेयर ट्री, मैडन हेयर ट्री, आदमी के बाल जैसा होता है लग रहा, मैडन हेयर ट्री, जिंगो बाइलोवा होता है, ठीक है। और इसमें जो साइकस है, साइकस हमारे खाने, मतलब साइकस से कुछ ऐसी चीज मतलब निकलती है जिसे हम खाते भी हैं। साइकस से साबूदाना, साइकस के तनों से हम साबूदाना साबूदाना प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं साइकस को। फिर हम साइकस को क्या बोलते हैं? सागोपाम। साइकस को हम क्या बोलते हैं? सागोपाम। साइकस को हम एक नाम और है साइकस का, सागोपाम, ठीक है ना। साइकस का देख लो, साइकस सागोपाम भी कहते हैं। साइकस के तनु में मंड होता है एक, जो से जिससे साबूदाना बनता है। तो साइकस से हम साबूदाना भोजन के रूप में लेते हैं। अब जो साइकस के बीजांड और नर युग्मक होते हैं पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर। और एक पॉइंट और है, जैसे साइकस है वैसे होता है पौधा पाइन, पाइन नाम है उसका। पाइन के परागण इतने ज्यादा होते हैं कि पीले बादल की तरह लगता है हमें, कि उसके मतलब उसके परागण इतने ज्यादा होते हैं कि हमें पीले बादल की तरह दिखाई देते हैं। जिम्नोस्पर्म के बाद हम एंजियोस्पर्म के बाद बारे में देखेंगे। जो एंजियोस्पर्म होता है बीज फल के अंदर होता है, इसके अंदर जो ये होता है एंजियोस्पर्म होता है, इसके अंदर जो बीज होता है वो फल के अंदर ही होता है, जैसे कि आम, ठीक है ना। लेकिन जो एंजियोस्पर्म में दो भागों में बटा हुआ है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखो, ये तो पूछेगा नहीं वहां पे एक बीजपत्री क्या होते हैं, ऐसे डेफिनेशन पूछने के लिए नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आएगा कि जो लहसुन है
वो किस कुल का पौधा है, या फिर यह एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री है, ये क्वेश्चन आएगा। तो लहसुन हमारा एक बीजपत्री होता है, इधर वाले एक बीजपत्री है, इधर वाले द्विबीजपत्री है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि प्याज किस कुल का है, ठीक है, एग्रीकल्चर भी हमारे पास, उसमें बन सकता है क्वेश्चन कि प्याज किस कुल का है, तो लिलिएसी, लिलिएसी कुल का कौन है, प्याज है। सुपारी किसका है, पाल्मी। सुपारी, ताड़, खजूर, नारियल आगे लिख लेना, नारियल भी इसमें जुड़ा हुआ, ठीक है, नारियल सब पाल्मी ग्रुप के हैं। और उसके बाद गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल आदि जितने भी हैं जो हम खाना खाते हैं, जो ग्रामीनेसी, ठीक है ना, ग्रामीनेसी कुल के हैं ये सब, गेहूं, मक्का, ज्वार, गेहूं से याद रखना ग्रामीनेसी, गेहूं, ग्रामी। उसके बाद आते हैं द्विबीजपत्री में। तो द्विबीजपत्री में वो है जिनके अंदर द्विबीज पाए जाते हैं। अब पूछ लेगा सलजम कौन से ग्रुप का है, तो द्विबीजपत्री है, लेकिन उसका कुल कौन सा है, वो है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। मूली, सलजम, सरसों ये किस में आते हैं, क्रूसीफेरी में आते हैं। फिर है नींबू, संतरा, खट्टे फल, ठीक है, नींबू, संतरा, चकोतरा, वो भी खट्टा है, चकोतरा भी लिख लेना आगे, नींबू, संतरा, चकोतरा, तो ये सब किस में आते हैं, रूटेली, खट्टे वाले जो है रूटेली। उसके बाद आएगा हमारा तरबूज, कद्दू, करेला, लौकी, ये सब किस में आते हैं, कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी में आते हैं। तरबूज, कद्दू, करेला, और क्या बोलते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये पानी वाले जितने हैं सब इसी में आते हैं। खीरा हो गया, ये सब कुकर बिटेसी के ग्रुप के अंदर आते हैं। उसका नाम है सोलेंसी, सोलेंसी के अंदर कौन आता है, आलू, बैंगन, और जो आप लोगों ने उत्तराखंड में पढ़ा होगा 1903 में बेलाडोना की खेती शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का ही पेपर है, उत्तराखंड की चीज पूछ सकते हैं। बेलाडोना, बेलाडोना किस कुल का है, तो सोलेंसी कुल का है, और कौन से उसमें है, द्विबीजपत्री में, ठीक है। उसका बाद आएगा रोजेसी, रोजेसी के अंदर कौन आता है, स्ट्रॉबेरी, बादाम, सेब, नाशपाती, जैसे किसके कुल के, कौन से कुल के अंतर्गत आते हैं, रोजेसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पादप जगत का वर्गीकरण देखा था, अब हम जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतु जगत वर्गीकरण में जो पहला आता है हमारा, आता है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ ही ऐसा है जिसमें एक कोष के होते हैं, क्योंकि हमारा जंतु जगत वर्गीकरण कितने उसमें बटा हुआ है, एक कोष के और बहुकोष के, सिर्फ यही दो होते हैं, एक कोष के और बहुकोष के होते हैं जंतु जगत वर्गीकरण। तो उसमें जो एक कोष के वाला है वो सिर्फ प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक कोष के है। और प्रोटोजोआ के जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोजोआ का जीव द्रव्य होता है, उसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के जीवद्रव्य में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। और प्रोटोजोआ स्वपोषी और परजीवी दोनों होते हैं। स्वपोषी अपने आप पर निर्भर है जीने के लिए, परजीवी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है जीने के लिए। तो ये स्वपोषी और परपोषी हो गया, ठीक है। ये तो हमारे प्रोटोजोआ के बारे में। दूसरा प्रोटोजोआ में हो जाते छोटे छोटे जीवाणु वगैरह, वो सब आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर ही। सेकंड आता है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा, देखो पहला क्वेश्चन तो ये, पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या कहलाता है, स्पंज। मतलब जो पोरीफेरा ग्रुप के अंदर जंतु आते हैं उन्हें हम स्पंज भी कहते हैं, स्पंज कहते हैं, ठीक है, स्पंज। पोरीफेरा बहुकोषीय होते हैं, पोरीफेरा बहुकोषीय होते हैं, प्रोटोजोआ एक कोष कहते हैं। पोरीफेरा को स्पंज कहते हैं, ये स्पंज लिखे रखा मैंने यहाँ पे। तो पोरीफेरा के ऊपर कठोर आवरण होता है, ठीक है, कठोर आवरण भी होता है पोरीफेरा के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है पोरीफेरा का, साइकोन, युक्टे, कटेला। साइकोन और युक्टे कटेला इसका पोरीफेरा। क्वेश्चन ये आएगा कि पोरीफेरा साइकोन, साइकोन जंतु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है, तो पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेट्रेटा, सिलेट्रेटा ये जलीय जंतु वर्ग है, इसमें जलीय जंतु ज्यादा पाए जाते हैं। तो सिलेट्रेटा जो है वो जलीय जंतु वर्ग है। और सिलेट्रेटा जो होते हैं उनके मुख के चारों ओर बहुत सारे मतलब धागे टाइप के होते हैं, बाल टाइप के होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सकें। और दूसरी बात यह है कि इसमें देहगुहा होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि सिलिट्रेटा वर्ग में देहगुहा होती है या नहीं होती, तो देहगुहा होती है। देहगुहा का मतलब ये है कि जो हमारे अंग है, ठीक है, जैसा हमारा दिल हो गया, श्वसन हो गया, इनको एक जगह पैकेज करके रखता है, मतलब उन्हें संभाल के रखता है। ये देहगुहा मतलब उन्हें, मतलब जैसे कैसे समझाया जाए, उनके ऊपर आवरण रहता है, ठीक है। ये हमारे अंग हो गए, तो इनके ऊपर एक आवरण जैसा रहता है, ठीक है, आवरण जैसा रहता है, खुले नहीं रहते, आवरण से ढके रहते हैं,
तो देवगुहा उनको ढकने का काम करती है उन अंगों को। और जो सिलेटेट्रा वर्ग में आते हैं वो हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ज्यादातर एग्जाम्पल वाले से, कि हाइड्रा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो हाइड्रा सेलिट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देवगुहा मतलब समझिए ना, जो अंग है उनको, उनके ऊपर आवरण रहता है, वो खुले नहीं रहते, उनके ऊपर आवरण रहता है, वो ढके रहते हैं एक आवरण से, उन्हें हम देवगुहा कहते हैं। उसके बाद प्लेटी हेलमिनथीस। तो प्लेटी हेलमिनथीस है, इसमें जो जंतु होता है वो 3 स्तर में होता है बटा हुआ, हमारा सिर, पेट, उदर और पैर। ठीक है ना, सिर, पेट, उदर तीनों में बटा होता है। लेकिन इस वाले में पहले हेलमिनथीस वाले में देवगुहा नहीं होती, लेकिन इसमें इनके जो अंग है वो खुले रहते हैं, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता। ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, प्लेटी हेलमिनथीस उभयलिंगी होते हैं। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता, पाचन तंत्र इनका विकसित नहीं होता। कंकाल तंत्र, श्वसन अंग और परिवहन अंग भी इसमें नहीं होता। क्वेश्चन आएगा कंकाल श्वसन अंग किस में नहीं होता है, प्लेटी हेलमिनथीस में। ठीक है, और लीवर, जो पेट हमारा जो लीवर होता है, लीवर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो प्लेटी हेलमिनथीस। फीताकर्मी किसके अंदर आता है, प्लेटी हेलमिनथीस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लीवर और फीताकर्मी। प्लेनेरिया है किस ग्रुप का है, प्लेटी हेलमिनथीस है, इसे बना लो। अब नेक्स्ट हम एस्क्लेमेंथीज वर्ग को देखते हैं। ठीक है ना, एस्क्लेमेंथीज ग्रुप, इस ग्रुप को हम नीमेटोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीमेटोडा भी बोलते हैं। ये लंबे बेलनाकार और परजीवी होते हैं, ये लंबे बेलनाकार और परजीवी टाइप के होते हैं। इनमें आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र और श्वसन अंग नहीं होते। आहार नाल भी नहीं होती, तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता, परिवहन अंग और श्वसन अंग नहीं होते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने उभयलिंगी वाला देखा था, लेकिन ये एक लिंगी होते हैं। कौन, एस्क्लेमेंथीज। एस्क्लेमेंथीज एक लिंगी होते हैं। और एग्जांपल कौन कौन सा इसका है, गोलग्रीमी, थ्रेडवर्म। अब क्वेश्चन आएगा थ्रेडवर्म किस ग्रुप में आता है, तो एस्क्लेमेंथीज में। क्वेश्चन यहीं से आना है एग्जांपल वाले से, इसे आप याद रखना। गोलग्रीमी किस वर्ग में आता है, एस्क्लेमेंथीज। गोलग्रीमी कैसा है, एक लिंगी होता है। ठीक है, इसके बाद हम एनालिडा वर्ग में। एनालिडा वर्ग जो है उनके शरीर जो होते हैं लंबा होता है, पतला होता है और पार्ट्स में बटा होता है, भागों में बटा होता है। जैसे कि ऐसा लंबा है, पतला है, लेकिन पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, एनालिडा वर्ग का एग्जांपल क्या हमारा, केचुआ, केचुआ, जोंक, नेरिस, ये तीनों हमारा एनालिडा वर्ग में ही आते हैं। अब देखते हैं इनकी जो कोशिका काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इनकी कोशिका काइटिन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। केचुआ की कोशिका किसकी बनी होती है, मतलब काइटिन की बनी होती है। ये लोग श्वसन कहाँ से करते हैं, त्वचा और क्लोम के जरिए, त्वचा और क्लोम के जरिए ये लोग श्वसन करते हैं। इनका रक्त भी लाल होता है, केचुआ के मार्फत देखोगा उसका रक्त लाल रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया केचुआ, जोक और नेरिस। अब जो ये क्वेश्चन हो रहा है केचुआ के कितने जोड़े हृदय होते हैं, तो 4 जोड़े हृदय केचुआ में पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है केचुए के जीव द्रव्य में, केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मिक्सअप रहता है, वो केचुए के हीमोग्लोबिन में, केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के बारे में देखते हैं। ऑर्थोपोडा वर्ग में शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, उदर और पैर। ठीक है, इसमें जो पैर होते हैं लेकिन जुड़े हुए होते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा वर्ग कहलाता है जंतु वर्ग का। जंतु वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, ऑर्थोपोडा ही है। और इसमें देहगुहा, जो देहगुहा होती है इसको हम हीमोसील कहते हैं। ठीक है, देहगुहा को हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। और ये जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी जंतु है। और इसके जो देहगुहा है, देहगुहा को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ग के जंतुओं की देहगुहा को हीमोसील कहते हैं, तो ऑर्थोपोडा वालों को। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन सा है, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर। और जो इसमें कीट वर्ग ही आते हैं सब, मच्छर ये सब कीट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनके कीटों में 6 पैर होते हैं और 4 पंख। आजकल मच्छर हो ही रहे, तो मच्छर किस वर्ग में आते हैं, ऑर्थोपोडा। और मच्छर के 6 पैर और 4 पंख होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ग में, इकाइनोडेर्मेटा। इकाइनोडेर्मेटा, ठीक है, इसमें समुद्री जंतु पाए जाते हैं बस। इकाइनोडेर्मेटा में समुद्री जंतु पाए जाते हैं। और इसमें इनके अंदर जब समुद्री जंतु पाए जा रहे हैं तो इनके अंदर कौन सा जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये रिप्रोड्यूस की क्षमता रखते हैं। इकाइनोडेर्मेटा के जो भी जंतु है वो रिप्रोड्यूस की क्षमता रखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्टारफिश, अर्चिन,
समुद्री खीरा, समुद्री पंखदारा, ये भी कोई मछली है, ये वैसा खीरा नहीं है, ये समुद्री खीरा मतलब वहां पे कोई मछली होगी जिसका नाम समुद्री खीरा रख रखा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं ये सब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ग मोलास्क। मोलास्क वाले कौन कौन से हैं? जैसे हम झींगा देखते हैं, घोंगा देखते हैं, सीपी देखते हैं, नदियों में पाया जाता है, तो वो सब मोलास्क के अंतर्गत आता है। सर इनका भी शरीर 3 भागों में बट रहता है, श्वसन, गिल्स और टिनिडिया से होता है। ये वाले इंपॉर्टेंट है, टिनिडिया और गिल्स। श्वसन कहाँ से होता है? गिल्स और टिनिडिया से होता है, और इनके ऊपर कवच उपस्थित होता है। आप घोंगा देखोगे, नदी में जाओगे तो उसके ऊपर एक कवच उपस्थित रहता है पहले से, ठीक है ना, जिसे हम शंख बोलते हैं, शंख भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शंख, शंख भी इसी के अंतर्गत आता है, इनके ऊपर कवच उपस्थित होता है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रक्त जो होता है इनका, जो रक्त होता है, मोलास्क का जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। जैसे केचुए में कैसा रेड कलर आ रहा था, लेकिन इसका जो रक्त है वो रंगहीन होता है। अब पढ़ेंगे हम मत्स्य वर्ग। जो मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं वो असमतापी होते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर असमतापी होता है, कम ज्यादा होता रहता है, असमतापी होते हैं। ठीक है, और मत्स्य वर्ग के जो हृदय होता है, जो मत्स्य मछलियां होती है उनका हृदय द्विकक्षक होता है। ठीक है, द्विकक्षक होता है, द्विमेशी होता है। द्विमेशी का मतलब द्विकक्षक है, 2 अक्षकों वाला होता है। और जो ये श्वसन करते हैं, मतलब जो ये सांस लेते हैं, क्लोम के द्वारा लेते हैं या फिर गिल्स के द्वारा लेते हैं। कौन? मछलियां। एग्जाम्पल में क्या है? रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा भी हमारा मछली के अंतर्गत ही आता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो जंतु वर्ग के अंतर्गत नहीं, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबिया वर्ग। ये प्राणी उभयचर होते हैं, मतलब जमीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उभयचर होता है। इनका भी जो टेम्परेचर होता है वो असमतापी होता है, नियत नहीं रहता, असमतापी होता है। ठीक है, श्वसन, ये जो श्वसन है त्वचा, गिल्स या फेफड़ों के द्वारा करते हैं। त्वचा, गिल्स या फेफड़ों के द्वारा कौन करते हैं? एम्फीबिया वर्ग के जंतु, जैसे कि मेंढक। मेंढक इसका एग्जाम्पल है। और इसमें जो हृदय होता है वो 3 कक्षक पाया जाता है, मेंढकों में 3 कक्षक, मत्स्य वर्ग में द्विकक्षक, और हम चलते हैं सर्प वर्ग में। सर्प वर्ग वाले भी असमतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर भी नियत नहीं रहता। लेकिन जो सांप होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके चलता है वो, तो उसमें पसलियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, सर्वाधिक पसलियां कैसे पाई जाती हैं? सांप में पाई जाती है, ऐसे ऐसे करके चलता है ना वो, इसलिए। ये अंडे देते हैं, और ये अंडे देते हैं, जो अंडे किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। CaCO3 का मतलब ही कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी केमिस्ट्री पढ़नी है में आ गया तो उसमें पूछ लेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, तो CaCO3 लिखना पड़ेगा हमें। और जो इनका हृदय होता है वो त्रिकक्षक होता है। जो सांप होते हैं उनका हृदय त्रिकक्षक होता है। इसका द्विकक्षक था, इसका 3 कक्षक था, इसका भी 3 कक्षक है। लेकिन जो मगरमच्छ होता है, सर्प वर्ग में सिर्फ एक ही अपवाद है, मगरमच्छ, जिसका जो हृदय होता है 4 कक्षक वाला होता है। एग्जाम्पल कौन सा है हमारा? छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सब सर्प वर्ग में आते हैं। अब हम देख लेते हैं पक्षी वर्ग के बारे में। ठीक है, पक्षी वर्ग, जो इनके आगे के पैर होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट होते हैं, तभी तो वो उड़ेंगे पक्षी वर्ग वाले। और इनका हृदय जो होता है 4 कक्षक वाला होता है, 4 बेस में होता है। इनका जो ब्लड होता है वो समतापी होता है। ठीक है, वो अब तक असमतापी चल रहा था, सांप का भी असमतापी था, लेकिन इनका ब्लड क्या है? समतापी है। और इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है, किसमें? पक्षी वर्ग के अंतर्गत। अब पक्षी वर्ग के अंतर्गत तो क्या आते हैं? चिड़िया, बाज, ये सब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बताइए आपको इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। अब आगे इसका लास्ट हमारा ये है स्तनी वर्ग, मतलब ह्यूमंस के लिए। त्वचा पर संवेद ग्रंथियां पाई जाती हैं, त्वचा पर संवेद ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, हमारी त्वचा में संवेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो रक्त है वो हमारा भी समतापी होता है, ये भी समतापी है, समतापी हमारा भी रक्त होता है। ठीक है, हृदय 4 कक्षकों में बटा होता है, इनका भी हृदय 4 कक्षकों में होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। जो हम मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, मनुष्य का शरीर में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन 2 अपवाद है, लामा और ऊंट। ये लामा और ऊंट 2 ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब हमने स्तनी वर्ग को 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। और जो प्रोटोथीरिया है, पहला वाला, फर्स्ट वाले में देखो, प्रोटोथीरिया वाले में ये जंतु अंडे भी देते हैं और दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, लेकिन अंडे भी देते हैं और दूध पिलाते हैं, लेकिन ये कौन कौन से? सिर्फ 2, प्लेटिपस और एक्डीना। प्लेटिपस और एक्डीना 2 जंतु ऐसे हैं जो
अंडे भी देते हैं और दूध भी लाते हैं। सेकंड पॉइंट है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया जो होता है अपरिपक्व बच्चे उत्पन्न करता है, जैसे कि कंगारू। ठीक है, कंगारू क्या है, अपरिपक्व बच्चे उत्पन्न करता है। और थर्ड लास्ट है हमारा यूथीरिया, जिसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं, मनुष्य पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हमारा चैनल आपको बताइए एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, इसको मतलब शेयर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और क्विज सीरीज में चल जाना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्विज सीरीज वेबसाइट में चल जाना। वहां पे आपको उत्तराखंड के और भी पेपर मिल जाएंगे, और फॉरेस्टर का पेपर भी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।